अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर का निर्माण करना, कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करना और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना बीजेपी के चुनावी वादों में से एक रहे हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है और कश्मीर से उसकी स्वायत्तता को छीन लिया गया है, तो चर्चा का विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र कहता है कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपना लेता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती है। हालांकि देश की आजादी के बाद से ही समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चलती रही है। यहाँ तक कि संविधान कहता है कि राष्ट्र को अपने नागरिकों को ऐसे कानूनों का मुहैया कराने के प्रयास करने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसके तहत देश में इकलौता कानून होगा जो लैंगिक समानता या जेंडर जस्टिस को बल मिलेगा। आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र कांडव जीएस सेंटर में। आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं इस विषय को। अब प्रश्न उठता है कि समान नागरिक संहिता क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता देश में प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होता है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक तथा जमीन जायदाद के बंटवारे आदि में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देश में जो स्थिति है उसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाक के नियम हिंदुओं, मुस्लिमों और ईसाइयों के लिए अलग हैं। इस समय देश में कई धर्म के लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदि में अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित कराने का प्रयास करेगा। हालांकि डीपीएसपी के रूप में इसका मतलब यह है कि यह विधिक रूप में नहीं है और यह संसद पर निर्भर करता है कि वे यूसीसी लाने के लिए कानून बनाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 37 कहता है कि इस भाग 4 में निहित प्रावधान किसी भी अदालत द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका अर्थ हुआ कि इन्फोर्सेबल नहीं होंगे कोर्ट के द्वारा, और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वे कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे। हालांकि निर्देशक सिद्धांतों को देश के शासन में मौलिक माना जाना चाहिए। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय तो है, लेकिन इसके बावजूद कानूनी निर्माण को अधिक उपयुक्त समय तक टाल दिया जाना चाहिए। यूसीसी का उद्देश्य अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना भी है। कानूनी विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म शब्द का उपयोग किया था, न कि कॉमन का। सामान्य का अर्थ होता है सभी परिस्थितियों में एक और समान, जबकि यूनिफॉर्म का अर्थ होता है समान परिस्थितियों में समान और असमान परिस्थितियों में असमान, जिसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष समूह के भीतर कानून एक समान होना चाहिए। अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार के तहत भी इस तरह के वर्गीकरण की अनुमति है। यहाँ तक कोड का मतलब है हर परिस्थिति में एक ही कानून नहीं है। इसका मतलब या तो एक अधिनियम जैसे भारतीय दंड संहिता या हिंदू कोड बिल हो सकता है, जिसमें 3 अलग अलग अधिनियम शामिल हैं। इसी तरह विशेषज्ञों का तर्क है कि अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया गया है कि राज्य उपयुक्त कानून द्वारा प्रयास करेगा। वाक्यांश में उपयुक्त कानून द्वारा अनुच्छेद 44 में अनुपस्थित है, जिसका अर्थ है निर्माताओं ने एक ही कानून द्वारा समान नागरिक संहिता के अधिनियम का इरादा नहीं किया था। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड समानता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है, लेकिन हिंदू कानून में हुए सुधारों ने लिंग भेदभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। उदाहरण के लिए हिंदू महिलाओं द्वारा वास्तव में विरासत में मिली भूमि की मात्रा हिंदू कानून में हुए सुधार के तहत उनके वांछनीय अधिकार का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ तक कि जब वे महिलाओं को भूमि का वारिस तय करते हैं तो ये हमेशा एक समान हिस्से की तुलना में बहुत कम होता है, जबकि बेटों को ज्यादा भूमि का हिस्सा दिया जाता है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ, तो समान नागरिक संहिता की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों, अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में
एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश भी की गई थी। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए वीएन राव समिति के गठन के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर ही हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालांकि मुस्लिम, ईसाई, पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे। हिंदू कोड बिल एक समान अधिनियम नहीं है, बल्कि इसके तहत 3 अलग अलग अधिनियमों का समूह है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 अधिनियम ने हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार किया और महिलाओं को अधिक संपत्ति अधिकार और स्वामित्व भी दिया। इसने महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में संपत्ति का अधिकार प्रदान किया, परंतु यदि उसकी वसीयत ना की गई हो तब। इस अधिनियम के तहत, अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार के सामान्य नियम में यदि एक पुरुष जिसकी बिना वसीयतनामा लिखे मृत्यु हो जाती है, यह वर्ग 1 के अधीन आने वाले वारिस को अन्य वर्गों के वारिसों की तुलना में वरीयता देने में सफल होता है। इसी के तहत वर्ष 2005 के अधिनियम में एक संशोधन ने महिलाओं को वर्ग 1 के वारिसों में वंशजों के रूप में जोड़ा। इस प्रकार वर्तमान में एक बेटी को वही हिस्सा आवंटित किया जाता है जो एक बेटे को आवंटित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि बेटों के बराबर ही बेटियां भी अब जमीन में बराबर की हिस्सेदार हैं और साथ ही दावेदार भी हैं। अब बात करते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता की वास्तविक स्थिति क्या है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का ही पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, भागीदारी अधिनियम 1932, साक्ष्य अधिनियम 1872 आदि। ये सभी नियम समान नागरिक संहिता की तहत ही कार्य करते हैं, यानी कि सभी वर्गों पर ये नियम समान रूप से लगते हैं। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता को यदि लागू कर दिया जाता है तो उसके क्या लाभ होंगे। सबसे पहला, समाज का जो संवेदनशील वर्ग है उसको संरक्षण मिलेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि देश में एकरूपता से राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। दूसरा, कानूनों का सरलीकरण। समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों। एंड थर्ड, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। अगला आता है हमारा लैंगिक न्याय यानी जेंडर जस्टिस। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। अब बात करते हैं समान नागरिक संहिता को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर। पहली बात करते हैं इसमें जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कानून हैं उसमें विभिन्न समुदायों के बीच रीति रिवाज बहुत भिन्न होते हैं। यह भी एक मिथक है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है, लेकिन वहीं दक्षिण भारत में इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि लड़का लड़की अपने पिता की 7 पुश्तों तक और माता की तरफ से 5 पुश्तों तक संबंधित ना हो, जबकि साउथ में इस प्रकार के विवाहों की कोई महत्व नहीं है। वहाँ पर सगे संबंधियों के साथ विवाह किए जाते हैं। पर्सनल लॉ में एक रूपता का अभाव मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भी सही है। संविधान द्वारा नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के स्थानीय रीति रिवाजों को सुरक्षा दी गई है। व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता, जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है, किसी भी प्रकार की एक रूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देता है। विभिन्न समुदायों के बीच साझी विचार स्थापित करना एक जटिल कार्य है। इसके अलावा सांप्रदायिकता की राजनीति भी इसमें बाधा आती है। कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है।
समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। इसके अलावा संवैधानिक बाधा भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के भी विरुद्ध है। अब बात करते हैं हम पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 की, जो कि गोवा का सिविल कोड है। अक्सर भारत में कहा जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि क्या गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरीके से जेंडर जस्ट है और सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू है। पहली बात, गोवा का जो सिविल कोड 1867 का है वो सबसे लंबी कोड है, जिसमें 2538 सेक्शंस हैं और इसके तहत मैरिज एक सैक्रामेंट नहीं है बल्कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कि इस्लाम में है कि यह एक सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि हिंदू मैरिज को सेक्रेट मानते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट। अगर इसके कुछ नियमों को देखें तो जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं उनकी अगर जो शादी होती है वो कैथोलिक चर्च में होती है, जिसके तहत 2 सिग्नेचर्स किए जाते हैं, जिसको मान्यता कैथोलिक चर्च के रजिस्टर के द्वारा मिलती है। बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि उनका सेकंड सिग्नेचर भी होना है, जो कि नहीं होता है। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये उनका शादी वैलिड नहीं है। इसके अलावा अगर वो डाइवोर्स लेना चाहें तो ये राइट भी कैथोलिक चर्च के पास ही है, इसमें कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, जबकि अदर्स रिलीजन के लिए नियम कोर्ट तय करता है। इसके अलावा विवाह से पहले एक अनुबंध भी यहाँ पर किया जा सकता है। ये हर केस में लागू नहीं होता, केस टू केस वेरी करता है। इस अनुबंध के तहत शादी से पहले हस्बैंड एंड वाइफ में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उन दोनों की प्रॉपर्टी को एक कर दिया जाता है और तलाक या मृत्यु के बाद उस प्रॉपर्टी को 50% हिस्सा वाइफ को दे दिया जाता है। लेकिन यदि तलाक नहीं हुआ है तो पूरी प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है वो हस्बैंड के पास होता है। इसलिए देखने में तो अच्छा लगता है, परंतु इसमें इक्वलिटी नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1204 की, यानी ग्राउंड्स ऑफ सेपरेशन। अगर पति को पत्नी से तलाक चाहिए तो सिर्फ एडल्ट्री ही काफी है, और अगर पत्नी को पति से तलाक चाहिए तो एडल्ट्री के साथ साथ उसको यह भी साबित करना होगा कि ये एडल्ट्री किस सिचुएशन में हुई, मतलब पब्लिक स्कैंडल में हुआ है या वाइफ को उसने छोड़ दिया है या कोई मिस्ट्रेस उसने रख रखी है। अगर देखें तो इसमें तलाक की जो शर्तें हैं उसके तहत पति के पास में बहुत ही सिंपल एक आरोप रहेगा कि वो एडल्ट्री का आरोप लगाए और वो तलाक ले सकता है, लेकिन पत्नी को एडल्ट्री के साथ साथ में साबित भी करना होगा कि ये एडल्ट्री किस सिचुएशन में हुई है। तो देखा जाए तो ये जेंडर जस्टिस नहीं है, इसमें पुरुष के पास में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा एक और बात करते हैं, भारत के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पहले तक हिंदू पुरुष कितनी भी शादी कर सकता था, उसके वो पॉलीगेमी को रख सकता था, यानी उसको पॉलीगेमी अलाउ थी। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत उसको पॉलीगेमी को बैन कर दिया गया और वह एक जीवित पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन गोवा में लिमिटेड पॉलीगेमी को अलाउ किया गया है। ये राइट सिर्फ हिंदुओं को दिया गया है। अगर पत्नी 25 वर्ष की हो गई है और उसके पास कोई बच्चा नहीं हुआ है तो पति को यह राइट है कि वह दूसरी शादी कर ले विद द कंसेंट ऑफ वाइफ। इसके अलावा अगर पत्नी 30 वर्ष की हो गई है या पत्नी की उम्र कम है और लास्ट प्रेगनेंसी को 10 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है और बेटा नहीं हुआ है तो दूसरा शादी हस्बैंड कर सकता है पत्नी की सहमति से। अब अगर देखें तो क्या गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या हम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कह सकते हैं, और ना ही इसको हम जेंडर जस्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें महिलाओं के साथ में कोई भी न्याय जैसा सिचुएशन नहीं है। हाँ, लेकिन इनहेरिटेंस में बेटा और बेटी को बराबर के अधिकार इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम इस विषय पर एक्सपर्ट्स व्यू की, कि भारत के तमाम एक्सपर्ट्स इस विषय में अपनी क्या क्या राय रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक आसिम अली बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की सामाजिक जिंदगी को भी प्रभावित करेगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो हिंदू भले ही व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और रीति रिवाजों को भी मानते हैं। इसके अलावा दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी पूरी तरह सभी मुसलमानों के लिए समान नहीं है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ बोहरा मुसलमान उत्तराधिकार के मामले में हिंदू कानूनों के सिद्धांतों का पालन करते हैं, वहीं संपत्ति और उत्तराधिकार के मामले में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। पूर्वोत्तर भारत के ईसाई बहुल राज्य जैसे कि नागालैंड और मिजोरम में अपने अपने पर्सनल लॉ हैं और वहां पर अपनी प्रथाओं का पालन होता है, ना कि धर्म की प्रथाओं का।
इसके अलावा वो आगे कहते हैं कि गोवा में 1867 का समान नागरिक कानून है जो कि उसके सभी समुदायों पर लागू होता है, लेकिन कैथोलिक, ईसाइयों और दूसरे समुदायों के लिए अलग नियम है, जैसे कि केवल गोवा में ही हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। इसके अलावा वह आगे वो कहते हैं अगर गोद लेने का मामला देखें तो हिंदू परंपरा के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों उद्देश्यों के लिए किसी को गोद लिया जा सकता है, क्योंकि संपत्ति का वारिस एक पुरुष हो सकता है और परिजनों का अंतिम संस्कार भी पुरुष ही कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर इस्लामिक कानून में गोद लेने की मान्यता को देखें तो वहाँ पर यह इजाजत नहीं है, लेकिन भारत में एक धर्मनिरपेक्ष जुवेनाइल जस्टिस लॉ है जो नागरिकों को धर्म की परवाह किए बगैर नागरिकों को गोद लेने की अनुमति देता है। इसके अलावा बेंगलुरु स्थित एक स्वतंत्र कानूनी नीति सलाहकार समूह विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के फेलो आलोक प्रसन्न कुमार बीबीसी हिंदी से बात करते हुए कहते हैं कि आप कौन सा सिद्धांत लागू करेंगे, हिंदू, मुस्लिम या फिर ईसाई। वो कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा, जैसे कि शादी और तलाक का क्या मानदंड होगा, गोद लेने की प्रक्रिया क्या होगी और उसके परिणाम क्या होंगे, तलाक के मामले में गुजारा भत्ते या संपत्ति के बंटवारे का क्या अधिकार होगा और अंत में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियम क्या होंगे। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि ये इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर स्पष्ट नजर नहीं आता है। बीते 4 दशकों में अलग अलग फैसलों में इसने रास्ते की अखंडता के लिए सरकार को एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रेरित तो किया है, लेकिन कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विषय संविधान भाग 4 से संबंधित है। साल 2018 में सरकार को कानूनी बदलाव की सलाह देने वाले सलाहकार निकाय लॉ कमीशन ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता न आवश्यक है और ना ही वांछित है। कुमार कहते हैं कि यह साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जादुई गोली नहीं है। कानून की एक रूपता में कोई बड़ा मूल्य नहीं जुड़ता है, बल्कि वो अपने आप में एक बड़ा मूल्य होता है। एक अच्छा कानून वो होता है जो साफ और संवैधानिक हो। इसके अलावा नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद के पूर्व वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा से जब एनडीटीवी ने पूछा कि क्या मुसलमानों के अलावा दूसरे समुदायों के भी अपने पर्सनल लॉ हैं, तो फैजान मुस्तफा ने इसका जवाब दिया कि क्रिश्चियनों के लिए क्राइस्ट एक्ट है, पारसी के लिए पारसी एक्ट है, हिंदू की व्याख्या संविधान में भी जैन, पारसी, सिख के रूप में हुई है। इसके अलावा सिख और जैन खुद को अलग समुदाय मानते हैं, उनके ऊपर हिंदू लॉ लगाया जाता है, क्योंकि हिंदू लॉ कस्टम्स को अलाउ करता है, इसलिए उनकी कस्टम्स भी आ जाती हैं। पंजाब में एक कस्टम है करेबा कि अगर हस्बैंड मर जाए किसी औरत का तो उसकी शादी नहीं होती, उस पर किसी ने चादर डाल दी या चूड़ी पहना दी। इस पर एक फिल्म भी बनी थी, एक चादर मैली सी, तो वो उसकी पत्नी हो जाती है बिना शादी हुए। इसका पूरा उद्देश्य है कि संपत्ति कहीं बाहर ना जाए। तो हिंदू मैरिज एक्ट रिवाजों को रिकॉग्नाइज करता है, तो जो सिख रिवाज हैं उनको भी रिकॉग्निशन मिल जाता है। इसके अलावा उनसे एक प्रश्न और पूछा गया था, क्या मुस्लिम लॉ डिवाइन है, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ खुद से रिफॉर्म करने में चूक गया है। तो इसके जवाब में फैजान मुस्तफा कहते हैं लॉ के लिए एक शब्द है फिक। फिक का मतलब है इसमें ह्यूमन एलिमेंट ज्यादा है। शरिया में डिवाइन एलिमेंट होता है। इस्लामिक लॉ के बहुत से सोर्स हैं, कुरान उसमें से एक सोर्स है। प्रॉफिट की जो सेइंग्स हैं वो सोर्स हैं। उसके अलावा जितने भी सोर्स हैं यानी जस्टिस, ओपिनियन, एनालॉजिकल डिडक्शन, जस्टिस, प्रेफरेंस, पब्लिक इंटरेस्ट, इसमें काफी ह्यूमन कंटेंट है। भारत में जो लॉ है वो इस्लामिक लॉ नहीं है, ये हनाफी लॉ है। उज्बेकिस्तान के एक उलेमा है, उनकी लिखी किताब पर हनफी चलता है, उसको फिर अंग्रेजों ने ट्रांसलेट करवा लिया और अनुवाद भी सीधा अरबी से नहीं हुआ, अरबी से पहले पर्शियन में हुआ और फिर पर्शियन से इंग्लिश में हुआ, उसमें भी बहुत सी गलतियां हो गई। इसके अलावा वह कहते हैं कि अंग्रेज जजों ने इसको समझा कि ये लॉ है, बल्कि ये कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, ये एक लार्जली बेस्ड जूरिस्ट ओपिनियन पर बेस्ड लॉ था, मतलब कि विद्वान लोगों की राय पर आधारित है, इसलिए ह्यूमन कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने 11वीं और 12वीं सदी के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि जो कुछ पहले लोगों ने कह दिया हम उसी को फॉलो करेंगे। इसकी वजह से जो लॉ में इवोल्यूशन होना चाहिए था वो रुक गया और कई चीजों में ये हो गया कि जो ओरिजिनल लॉ था वो ज्यादा बेहतर था। ये राय है फैजान मुस्तफा की। डीपीएसबी में कुल 19 डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, जिसके तहत समाज में असमानता को कम किया जाए, वेल्थ का कंसंट्रेशन ना हो, लिविंग वेजेस हो, इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन हो और नशाबंदी हो, इसके अलावा पर्यावरण का संरक्षण भी हो। लेकिन इन
इन सब बातों को छोड़कर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीतिक वजहों से ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक बहुसंख्यक समाज का लॉ रिफॉर्म करना आसान होता है, इसलिए कई मुस्लिम देशों ने मुस्लिम रिफॉर्म कर लिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी रिफॉर्म कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू लॉ में रिफॉर्म नहीं हो पाया है। इसी प्रकार अगर भारत में देखें तो हिंदू लॉ में सुधार आसानी से नहीं हुआ था। 1941 में कमेटी बनी तथा जब 1949 में इस पर बहस हुई तो 28 में से संविधान सभा में 23 लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों में उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल थे, जिनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टा भाई सीतारामैया जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अनंत संगम अयंगर जो कि संविधान सभा के स्पीकर थे और मदन मोहन मालवीय आदि नेता शामिल थे। और तो और 15 सितंबर 1951 को उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हिंदू कोड बिल अगर मुझे भेजा गया तो मैं उसे संसद को वापस कर दूंगा या वीटो कर दूंगा। उस समय अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उनकी छोटी जाति को मुद्दा बनाया गया और यह कहा गया कि हिंदू कोड बिल के माध्यम से ये ऊंची जातियों से बदला ले रहे हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से नेहरू को समझौतावादी रुख अपनाने पर मजबूर होना पड़ा और अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। जो रिफॉर्म उस समय हो सकते थे नहीं हो पाए और आज तक को वह नहीं हो पाए। इसलिए सामाजिक रिफॉर्म एक सतत प्रक्रिया है, ना कि उसे एक झटके में हम रिफॉर्म कर दें। हिंदू कोड बिल में कई रिफॉर्म करने होंगे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से आएंगे, जैसे कन्यादान का मामला है। इसके अलावा जो वसीयत का मामला है वह भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के साथ ही रिफॉर्म हो पाएगा। हालांकि हिंदू कोड बिल एक प्रोग्रेसिव बिल है जिसने कुछ हद तक इनइक्वालिटी को कम किया है, परंतु अगर हम आंकड़ों को देखें तो लैंड ओनरशिप महिलाओं के पास जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है, और जितनी है भी तो उसका उनके पास में लैंड प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी भी लैंड प्रॉपर्टी को मैनेज करने का कार्य पुरुष ही करते हैं। भले ही उनके नाम पेपर तो हैं, लेकिन उनको उनके पास में उस प्रॉपर्टी को सेल करने की पावर नहीं है, ना ही गिफ्ट करने की पावर है। इसलिए सामाजिक सुधार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है जिसको आगे चलते रहना चाहिए। इसलिए ये मानना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब होगा तो कोई एक कानून होगा जिसमें सभी मुद्दों को शामिल कर लिया जाए, ऐसा होना बहुत आवश्यक नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार किस तरह का यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आती है, क्योंकि अभी तो हमारे पास इसका कोई भी ड्राफ्ट तक मौजूद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मिताक्षरा याज्ञवल्क्य के स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। यह ग्रंथ जन्म आधारित उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से दो मान्यताओं को माना जाता है। पहला है दया भाग मत जो बंगाल और असम में लागू है। दूसरा है मिताक्षरा जो भारत शेष भारत में मान्य है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता की संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी शामिल हो जाती है। इसमें 2005 में कानून में हुए संशोधन के बाद लड़कियों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि क्या आप जानते हैं कि संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को मौलिक अधिकार बनाया जाए या डीपीएसपी में रखा जाए, तो ये फैसला 5-4 के वोट से हुआ था, यानी सिर्फ एक वोट के अंतर से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में रखा गया था। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे वल्लभ भाई पटेल स्वयं थे। इसके साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।